हैप्पी विद सैयद सलमान एंड कविता देखिए सुबह 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजकोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात मुंबई में मोबाइल टावरों के कारण रेडिएशन का खतरा कई गुना बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पंछियों के अलावा छोटे छोटे बच्चे और आम आदमी भी अब रेडिएशन का शिकार हो रहा है। कई प्रकार की बीमारियां मोबाइल रेडिएशन से फैल रही हैं। कई नगर सेवकों की मांग के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मोबाइल टावर पॉलिसी बनाई, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर पाबंदी की मांग की जा रही है। बावजूद इसके मनपा ने रिलायंस कंपनी को 4G के 1100 मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी मुंबई में दी है। 1100 ये टावर मुंबई के 407 पार्कों और मैदानों में लगाए जाएंगे, जिसमें कई
दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी लोग हैं, और हमारी बात को हम एक प्राइवेट जो छोटी सी क्लिनिक चलाते हैं उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनको लोग देखते नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे स्कूली प्रेमाइसेस में यदि अगर मोबाइल टावर लगाया जाए, जैसे मसलन के तौर पर खार पश्चिम में एक स्कूल है गजदरबांद, उस स्कूल मनपा का स्कूल है, उस स्कूल के प्रांगण में ही एक जंबो मोबाइल टावर लगा दिया गया है। और रिलायंस कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया था बृहन-मुंबई महानगर पालिका से साल 2001 साल 2002 में, और उसने बीएमसी से यह वादा किया था कि चूंकि मनपा के स्कूली बच्चे गरीब घर के होते हैं, इसलिए उन्हें बेसिक एजुकेशन कंप्यूटर प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सामने से पेश किया था, एक अपने तरफ से एक खाका तैयार करके रिलायंस ने भेजा था बीएमसी को। उसके बाद बीएमसी ने अपने स्कूली प्रांगण में उस रिलायंस टावर को लगाने की अनुमति भी दे दी, लेकिन हमने जब वहां का जायजा लिया तो ना किसी प्रकार की वहां पर बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन ही दी जा रही है, और ना ही किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर काम कर रहा है। लेकिन अलबत्ता काम जरूर हो रहा है। उस रिलायंस का जो एक लंबा चौड़ा जो वहां पर एक जंबो टावर जो लगाया गया है, वो उसका कितना दुष्परिणाम बच्चों के स्वास्थ्य पर होगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, अगर उसने जंबो जेट लगा दिया है तो जहां 10 लगते हैं टावर, और एक टावर उतना ही काम करेगा जितना जंबो जेट है, और जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उस ग्राउंड में तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए, जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। और बोला जा रहा, आप अभी कहे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है, म्युनिसिपालिटी का ये स्कूल है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। क्या गरीब का हक नहीं है पढ़ने का? गरीब का हक बिल्कुल नहीं पढ़ने का। क्या वो ऐसे खाना पीना मर जाए, कल झोपड़े बगैर मर जाए, कपड़े बगैर मर जाए, ये कहाँ की बात है? तो इसके पीछे किसको जिम्मेदार समझा जाए? क्या मुंबई के महापौर को समझा जाए, बीएमसी कमिश्नर को समझा जाए, स्कूल के प्रिंसिपल को समझा जाए, या फिर इन तमाम चीजों के पीछे कंपनी को समझा जाए? कंपनी ने तो इनको खरीद लिया है, कंपनी ने इनको खरीद लिया है, क्योंकि ये पहले नगर सेवक के पास जाते होंगे, नगर सेवक के ऊपर फिर उप महापौर, फिर महापौर, फिर जो मंत्री उस एरिया का है इनके पास जाते हैं। तो इनको यहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ये सारे अप्रोच को पूरा करते हैं, और ये नहीं देखते कि इस ग्राउंड में जो बच्चा पढ़ रहा है गरीब घर का है, म्युनिसिपालिटी का स्कूल है, इसको कागज कलम किताब बोर्ड बैग मिलता है कि नहीं मिलता है, और ये टावर को परमिशन देते हैं। डॉक्टर अनवर साहब, तमाम जानकारियां देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए जो समय आपने निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ऐसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, चूंकि मामला जनहित से जुड़ा है। हम एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से बीएमसी ने रिलायंस कंपनी को शहर में 1100 जगहों पर 4G मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। इन जगहों में 407 पार्क और मैदानों को भी शामिल किया गया है। गिरगांव चौपाटी हो, नाना नानी पार्क हो, दादर स्थित वीर कोतवाल उद्यान हो, या फिर बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड हो, वहां पर मोबाइल टावर लगाए जाने की बात की जा रही है। इससे पहले मुंबई के कई इलाकों का लेमन न्यूज ने जायजा लिया और वहां की स्थिति को हमने अपनी जनता को दिखाने की कोशिश करी। दर्शकों से जो लगातार प्रतिसाद हमें मिला, उससे हमें यह समझ आया कि ज्यादातर लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिस इलाके में वह रहते हैं उनके निवास स्थान से समीप कोई मोबाइल टावर खड़ा किया जाए। लेकिन बावजूद इसके तमाम नियम व कानून की धज्जियां उड़ाकर चंद पैसों की कमाई के लिए मोबाइल टावरों को बड़े पैमाने पर अनुमति देने की खबर सामने आ रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका इसी खबर पर हमसे जुड़ रहे हैं स्टूडियो में हमारे अपने सहयोगी जटा शंकर सिंह। जटा, आपसे यह जानना चाहेंगे आखिर इस पूरे मामले को समझा क्या जाए? क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका को खरीद लिया है रिलायंस ने, या रिलायंस पर मेहरबान हो गई है महानगर पालिका? चलिए देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, पिछले साल इसी मामले को बीजेपी के नगर सेवक हैं विनोद सिलार, उन्होंने मुद्दा उठाया और मनपा की तरफ से मोबाइल टावरों पर एक पॉलिसी तैयार करने की मांग की गई। जब पॉलिसी बनाई गई तो फिर मनपा ने 1100 मोबाइल टावरों को रिलायंस को कैसे परमिशन दिया लगाने का, जहां पे एक सवाल उठता है कि रिहायशी इलाकों में टावर नहीं लगने चाहिए, स्कूलों पे लगने नहीं चाहिए। ऐसे इलाकों में टावर लगे हैं, इनके खिलाफ क्या मनपा ने अब तक कार्रवाई की है? और अगर कार्रवाई की है तो इसी कड़ी में उन्होंने गलती जो है अपनी दोहराते हुए 1100 मोबाइल टावरों को परमिशन क्यों दिया? और ये टावर ऐसे जगह पे लगाया जा रहा है जो सार्वजनिक स्थल हैं,
जहाँ पे मैदान है, जहाँ पे बच्चे घूमने जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, इनके स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या एक बड़ी बड़ी जो कारपोरेट कंपनियां हैं, इनके सामने क्या ये बौने हो गए हैं, क्या झुक गए हैं? ऐसा क्या सवाल ऐसी खड़ा बात हो है रहा है। जटा? एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। दहीसर में हमने एक इलाके का जायजा लिया था। दहीसर पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से समीप जुड़ा हुआ इलाका है। वहां पर बीएमसी के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्तर के स्कूल है। स्कूल के ठीक ऊपर कुकुरमुत्तों की भांति लंबा चौड़ा एकदम मोबाइल टावर्स अलग अलग कंपनियों का लगा दिया गया है। और उस स्कूल के ठीक पीछे जो निवास स्थान है, वहां पर कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई पुरुष हमें मिले। उन्होंने अपनी बात हमसे साझा की। उन्होंने ये भी कहा कि महानगर पालिका को कई बार उन्होंने शिकायत की है कि उक्त स्कूल के टेरेस पर से उन तमाम टावरों को हटा लिया जाए, जिससे निकलने वाले रेडिएशन से प्राण घातक बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन बावजूद इसके ब्रांड मुंबई महानगर पालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी उस इलाके में, उस जगह में परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचा। आखिर समझा क्या जाए इसे? देखिए संजय जी, बताना चाहूँगा इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों जूही चावला जो एक बड़ी अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था कि जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पे मोबाइल टावर न लगाए जाए, क्योंकि उनसे निकलने वाले जो जानलेवा रेडिएशन है उसके कारण कई प्रकार की बीमारियाँ लोगों को अपने आगोश में ले रहे हैं, जिसके कारण आए दिन बीमारियों की संख्या शहर में बढ़ रही है। भारी मात्रा में लोग अनेक प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जो बच्चे हैं, बच्चों के अलावा जो पक्षी हैं, छोटे पक्षी हैं, कबूतर हैं, इनके ऊपर भी इस रेडिएशन का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता बिल्कुल है। जेठा, आपने बताया जो पंछी होते हैं, किसी जमाने में आर्थिक राजधानी मुंबई में हम जब आकाश की तरफ रुख करते थे, जब वहां हमारी नजरें पहुंचती थी तो नभचर जो जीवों को हम उड़ते देखा करते थे। लेकिन अब तो वो मानो लुप्त से हो गए हैं। जी जी, जिस प्रकार मोबाइल टावर मुंबई में कुकुरमुत्तों की तरह बढ़े हैं, हर एक बिल्डिंग पे, हर एक नाके पर, हर एक सार्वजनिक स्थल पे मोबाइल टावर जिस तरह से लगाए गए हैं, इससे उनके रेडिएशन में दुगना प्रभाव से विस्तार हुआ है। और यही कारण है कि मुंबई से धीरे धीरे पक्षियों का पलायन हो रहा है या पक्षी मर रहे हैं। और जिन सोसाइटियों में जटा, जिन सोसाइटियों के टेरेस के ऊपर बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, उन सोसाइटियों में रहने वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं उन्हें ये नागवार ही गुजरती है। लेकिन हर उस सोसाइटी का, चाहे वह सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो, इन दो लोगों को के ऊपर ज्यादा आरोप हमने लगते पाया। चूंकि मोबाइल कंपनियों से साठगांठ करने का एक आरोप लगता है, वो अलग, कुल जो पैसे सोसाइटी के तिजोरी में आते हैं वो अलग, उसका जो लेखा जोखा है उसकी अनियमितता वो अलग। लेकिन सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर जो दुष्परिणाम लगातार पड़ रहा है, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं। देखिए संजय जी, बताना जो इसमें पैसों का बड़ा लेन देन का मामला है, जिसके कारण इस प्रकार का परमिशन इनको मोबाइल कंपनियों को मिलता है। पिछले दिनों बीएमसी ने कोर्ट के आदेश पर कई टावरों पर बैन लगाया था, कार्रवाई की थी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बात ऐसे सामने आई थी। उसके बाद भाईंदर महानगर पालिका की बात सामने आई थी, जहां पर ऐसे अनलीगल टावर सामने आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और भी कई शहरों में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जब कोर्ट के संज्ञान में ये मामले आते हैं तो कोर्ट इन पर एक्शन लेती है और कार्रवाई होता है। उसके पहले बीएमसी अपने इस पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि बीएमसी के कुछ लोग हैं, तथाकथित लोग आज भी बैठे जो बेधड़क इन मोबाइल टावरों को संरक्षण दे रहे हैं। और गैर कानूनी ढंग से मुंबई में आज भी ऐसे कई टावर हैं जो लगाए गए हैं और उनसे बीएमसी को अच्छी खासी मोटी रकम आती है। संजय जी, इसके अलावा जटा ये भी बताएंगे, डॉक्टर भी बता रहे हैं कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं लगाई गई, वहां से भी ये चीज सामने जो आती दिखाई देती हैं। उससे तो यही प्रतीत होता है कि एक बड़ा नेक्सस कहा जा सकता है। लेकिन सरकारी महकमे में बैठे उन तमाम अधिकारियों को आखिर हो क्या गया है? आप मोबाइल टावर्स लगा रहे हैं उससे, लेकिन जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन से बचने के उपाय किस प्रकार के आपके पास है? कुल मिलाकर बृहन मुंबई महानगर पालिका का या तो तिजोरी उनका खाली हो गया है जटा, या फिर कुछ नई योजना बनाने में ये एकदम मशगूल है। समझा क्या जाए? संजय जी, मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने ये 1100 टावर लगाने का 4G का परमिशन दिया है रिलायंस का, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें हेरिटेज कई शामिल है। जो स्थान है हेरिटेज पे जहाँ पे जरा भी इंक्रोचमेंट करने का परमिशन नहीं मिलता है, ऐसे स्थानों पर रिलायंस कंपनी को किस बेसिस पर परमिशन दिया गया? आपको रोकना चाहेंगे। हमसे जुड़ रहे हैं के तिवारी, समाज सेवी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और एक जुझारू समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई अरसे से ये लड़ाई अपनी जारी रखी हुई है। के तिवारी जी नमस्कार, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी सर।
आपसे ये जानना चाहेंगे, हम खार पश्चिम की अभी कुछ समय पहले बात कर रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे अपने तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ वो करार किया था। उस करार के फलस्वरूप उन तमाम स्कूली बीएमसी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों को फ्री एजुकेशन, जो कंप्यूटर का बेसिक एजुकेशन था, वो मुफ्त शिक्षा दिलवाने का वादा किया गया था। लेकिन बावजूद इसके आज तक बेसिक एजुकेशन के नाम पे है सिर्फ ढाक के 3 पात, और जंबो टावर जो है वो आज भी वहां पर मुंह चिढ़ा रहा है बीएमसी प्रशासन को। सर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुंबई महानगर पालिका सारे कानूनों को ताक पर रख करके जी ऐसी जगह पर टावर लगाए हैं जहां पर बच्चे पढ़ते हों, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर सबसे रेडिएशन का फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के ऊपर भी सांताक्रूज में आप देखेंगे आशा पारिक हॉस्पिटल के अगल बगल की बिल्डिंगों में और देखेंगे कि इतने टावर्स लगे हैं। आशा पारिक अस्पताल के ठीक सामने की इमारत के टेरेस पर आज भी देखा जा सकता है वो रिलायंस माफ कीजिएगा मोबाइल टावर्स। जी, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर बीमार लोग रहते हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। ऐसे जगह पर सरकार ने बिना कानून के ये टावर्स लगा रखे, जिनकी जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जिनका सीसीओसी नहीं है, ऐसे बिल्डिंगों पर भी टावर लगे हुए हैं, जिससे मुंबई महानगर पालिका ये कानून को बता दी कि कानून यहाँ नहीं चलता है, यहाँ जंगल राज है। और जो अभी ये टाटा के और इनका ये किया है जी, रिलायंस को इन्होंने टावर का परमिशन दिया है जी। सरकार को जनता का कुछ पड़ी नहीं है, और अभी जो ताजा जानकारी के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो ताजा जानकारी जो तिवारी जी जो ताजा जानकारी हमारे पास आई है, उस हिसाब से 1100 और मोबाइल टावर्स को लगाने की अनुमति रिलायंस कंपनी को बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से दिया गया है। और उस बृहन मुंबई महानगर पालिका का सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है। आखिर माना क्या जाए, क्या पैसे की कमी पड़ गई, तिजोरी में पैसा कम हो गया, या फिर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कई सालों से बीएमसी के शीर्ष पर बैठी है वो इस पर कहीं ध्यान नहीं दे रही है? समझा क्या जाए? इसमें ऐसा है कि मुंबई में जो महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी सरकार में है, इनमें होड़ लगी है जी। दोनों पार्टियों में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा कमा ले, वर्चस्व, और ज्यादा से ज्यादा टेंडर ये दे दें, ज्यादा से ज्यादा इनकम इनको आ जाए। तो ऐसे ही ये लोग टेंडर दे रहे हैं और जानबूझ करके मुंबई के जो रहवासी हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तिवारी जी मुंबई महानगर पालिका तिवारी जी संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे उस मामले का क्या हुआ जिसके तहत आपने काफी कुछ पत्राचार किया था बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन से, और साथ ही आपने ये भी जानने की कोशिश की थी कि वजह क्या है कि आपने जंबो टावर नहीं लगाकर पॉप टावर लगाने की बात की थी। पॉप टावर के माध्यम से बच्चों को आप फ्री कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन देंगे, लेकिन आपने ना एजुकेशन प्रोवाइड करवाया और ना ही आपने पॉप टावर लगाया, बदले में आपने एक जंबो टावर खड़ा कर दिया। क्या इस बारे में आखिरी बार आपसे कब बातचीत हुई थी बीएमसी की, और उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया था? मेरा पिछले दिसंबर में बात हुई थी 2014 में बीएमसी के उच्च अधिकारियों के माध्यम से। मैंने उनसे पूछा था कि ये जो योजना के तहत आप टावर लगाए हैं, ऐसी योजना म्युनिसिपल स्कूल में कहीं चल नहीं रही है, ये क्या, इसका मतलब क्या माना जाए? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उनको कार्रवाई नहीं करना है। अब देखेंगे, मतलब ऐसा साफ सुथरा जवाब उनके पास कुछ है नहीं और देना भी नहीं चाहते। तो माना क्या जाए? माना ये जाए कि ऐसे ही भ्रष्टाचार चलते रहेगा, इनके तिजोरी में पैसा जाता रहेगा। कोई भी सामाजिक संस्था कितनी भी लड़ाई लड़े,
इनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा तिवारी साहब, लेकिन आप अपनी लड़ाई बदस्तूर जारी रखिए। लेमन न्यूज आपके साथ है, तमाम तथ्यों के साथ हमारी एक बार जरूर मुलाकात होगी और इस पर हम आगे की लड़ाई में आपका साथ जरूर देंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बताते चले कि एक बार फिर 1100 मोबाइल टावर लगाने की अनुमति बृहन मुंबई महानगर पालिका ने रिलायंस कंपनी को उसकी अनुमति दी है। और आपको बता दें कि जिन जगहों पर मोबाइल टावर सबसे ज्यादा लगेंगे उनके नामों की भी एक सूची लेमन न्यूज के पास आई है। मटुंगा हो, सायन हो, प्रतीक्षा नगर हो, इन तमाम इलाकों में तकरीबन 31 टावरों को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। मलाड पश्चिम में 22 टावर, बोरीवली पूर्व में 26 टावर लगाने की बात की जा रही है। और ये महत्वपूर्ण स्थान भी शामिल हैं, चाहे वो हार्निमन सर्कल हो या काला घोड़ा हो जो दक्षिण मुंबई में स्थित है, या फिर गिरगांव चौपाटी का नाना नानी पार्क हो। इसके अलावा बिरला क्रीड़ा केंद्र जो गिरगांव चौपाटी पर ही स्थित है। इसके साथ साथ प्रियदर्शनी पार्क जो मुंबई के सबसे रिहायशी इलाके नेपेंसी रोड पर स्थित है। इसके अलावा ब्रिज कैंडी जो एक प्रख्यात इलाका कहा जाता है आर्थिक राजधानी मुंबई का, वहां पर वार्डन रोड के पास भी मोबाइल टावर लगाने की बात की जा रही है। सीवड़ी के बीएमसी स्कूल महेश्वरी उद्यान मटुंगा में स्थित है, वहां पर मोबाइल टावर लगाने की बात की जा रही है। दादर के वीर कोतवाल उद्यान हो या दादर में खोदादाद सर्कल हो, ये तमाम हेरिटेज जगहों को भी नहीं बख्शा गया है। 100 साल से भी अधिक का जब समय किसी चीज या किसी जगह को हो जाता है तो उसको हेरिटेज में गिना जाता है। हेरिटेज की श्रेणी में आने वाले स्थानों पर भी अनुमति देने से पीछे नहीं हटी है महानगर पालिका। इसी पर डॉक्टर हमसे जुड़ रहे हैं, नरेश गिल साहब, क्या आज तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ आपको आवाज। जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले से मोबाइल के टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के दुष्परिणाम से लोग परेशान थे। एक बार फिर बीएमसी रिलायंस को 1100 4G मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दे दी है, क्या कहेंगे? देखो, मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो सेल टावर्स जो मोबाइल टावर्स बनाते हैं, तो मोबाइल टावर्स एक रेडिएशन जो माइक्रोवेव है वो छोड़ते हैं। वो माइक्रोवेव छोड़ने की वजह से उनके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड लगभग 1 किलोमीटर का कम से कम रहता है। उस फील्ड में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो आदमी है, चाहे वो पशु है, या चाहे जो भी अगर पेड़ पौधे रहेंगे, उन पे कुछ ना कुछ वो बुरा प्रभाव डालते हैं, दुष्परिणाम डालते हैं। और ये जो दुष्परिणाम है वो सबसे ज्यादा 4G से होता है। मतलब कि जो वाईफाई है, 3G है, इनमें 4G से सबसे ज्यादा रहेगा। और जो दुष्परिणाम जो हो सकते हैं वो जैसे कि कुछ परिणाम इमीडिएटली तुरंत देखे जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, मानसिक तनाव हो गया, सिर दर्द हो गया, या नींद का जैसे जो भी अपना स्लीप डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, वो तुरंत देखे जा सकते हैं। कुछ प्रभाव है जो एक लंबे समय के बाद में देखे जाएंगे, जिनका अपने को अभी तक पता भी नहीं है। जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको लगेगा भी नहीं कि ये इस वजह से हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि बर्थ डिफेक्ट, अगर जैसे बच्चे जो पैदा होंगे उनमें कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, या फिर जो हार्ट की कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके, मतलब मे बी 5 साल या 10 साल में ये चीजें डेवलप हो सकती है। डॉक्टर साहब, संक्षेप में आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दर्शकों को ये बताइए कि कैसा उन्हें महसूस हो जिसके बाद उन्हें ये पता चले कि ये तमाम जो चीजें उनके साथ हो रही हैं वो इसी के दुष्परिणाम की वजह से हो रही है, मोबाइल टावर के रेडिएशन से। अरे जैसे कि मैंने बताया, जो इमीडिएट जो तुरंत जो होने वाले हैं वो है जैसे सर में दर्द वगैरह जैसे होता है, या फिर जैसे मानसिक तनाव, जो चिंता, या जैसे एक चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें, या फिर नींद का जो साइकिल रहता है अपना, जो नींद का वो डिस्टर्ब हो जाना, ये चीजें तुरंत हो सकती हैं। बाकी जो दुष्परिणाम है वो तुरंत के नहीं पता चलने वाले। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाल के दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है कि मोबाइल टावर्स के निकलने वाले रेडिएशन के बढ़ते दुष्परिणाम का जो असर है वह लोगों के स्वास्थ्य पर कितना भयावह तरीके से पड़ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जटाशंकर स्टूडियो से जो हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा के तिवारी जो हमसे जुड़े थे, एनजीओ और समाज सेवी हैं,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ हम अपने तमाम दर्शकों को बताते चले कि आर्थिक राजधानी मुंबई जो 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी है, जिसे देखने के लिए सैलानी दूर दराज से आते हैं, उस आर्थिक राजधानी मुंबई में पैसे बनाने के लिए अलग अलग किस प्रकार के हथकंडे तैयार किए जाते हैं, किस तरह से अलग अलग रास्तों का अख्तियार किया जाता है, और अपने स्वार्थ को साधने के लिए बीएमसी सरकारी महकमे में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनसे साठगांठ कर सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए लोगों के स्वास्थ्य से किस प्रकार से खेला जा रहा है, यह हमने बताने की कोशिश की है। यदि आपके इलाके में भी मोबाइल टावर्स के बढ़ते रेडिएशन का दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं उस पर आप सबसे पहले टाइप करें अपना नाम, सबसे पहले टाइप करेंगे लेमन न्यूज, उसके बाद स्पेस देंगे, अपना नाम टाइप करेंगे, अपने शहर का नाम टाइप करेंगे और लिखेंगे अपने उन तमाम सवालों को और भेज देंगे 56767 पर। हमारा आपसे वादा है कि आपके द्वारा साझा किए गए तमाम चीजों पर गंभीरता से विचार कर हम आपके दरवाजे जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल हमारे इस खास मोबाइल टावर का जानलेवा रेडिएशन इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने व सुनने के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। साबरमती के संत का जिसने अंत किया उसको दुनिया जानती है नाथूराम गोडसे के नाम से। आज उसी नाथूराम गोडसे को लेकर देश में एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ है। लोग चर्चा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मंदिर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है जिसका भूमि पूजन हुआ है। तो क्या आज गांधी आप प्रासंगिक हो गए हैं या फिर नाथूराम गोडसे प्रासंगिक हो गए हैं? दिलचस्प होगा कि इस देश में बापू कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, और गांधी की जिसने हत्या की, भले ही उनका अलग तर्क होगा, हिंदू संगठनों का अलग तर्क होगा, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर ध्यान कब दिया जाएगा और कौन देगा। तो ये कलयुग है। कलयुग में भगवान की क्या स्थिति है दुनिया जानती है। क्या महात्मा गांधी की जगह बदल दी जाए और वहाँ पर गोडसे को स्थापित कर दिया जाए? इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद उस्मान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है उस्मान साहब। और मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार NGOs के जरिए काम करते हैं समाज में। इश्ताक जागीरदार साहब हैं हमारे साथ। जागीरदार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उस्मान भाई आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में महात्मा गांधी के हत्यारे को एक नया रूप, एक नई इमेज देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रिएक्शन क्या है। लेकिन डॉक्टर उदय धुरी हमारे बीच जुड़ेंगे और प्रवक्ता हैं हिंदू जन जागरण समिति के। धुरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी जी, आ रही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस्मान भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 70 साल के बाद
अगर महात्मा गांधी जी के हत्यारे का या उनके जो कातिल का अगर मंदिर बन रहा है तो ये किस तरह का हम एक संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया में। अगर भले गोडसे किसी भी एक विचारधारा से जुड़े हुए हो, हम उस विचारधारा का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका मंदिर बनना वो बिल्कुल निसंदेह बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। गांधी जी के साथ अगर उनके कोई मतभेद थे तो वैचारिक मतभेद थे, वो विचार प्रकट करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हत्या यानी हिंसा का रास्ता और हिंसा जो करता है उसका कभी समर्थन नहीं किया जाएगा। और ये आज़ादी के 70 साल के बाद आज देखो पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और पूरी दुनिया में कितना सिविलाइजेशन आया है, सभ्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हम लोग ये क्या परिचय दे रहे हैं आज दुनिया में, हम क्या संदेश किया जाएगा कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे उनके हत्या जिसने कर दी उनको हम भगवान मानने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं नुकसान करेगा बीजेपी सरकार को, खास करके मोदी साहब को, और मोदी साहब की जो सरकार है उनको आने वाले इलेक्शन में भी इनका प्रतिबिंब जरूर पड़ेगा, और बहुत गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से बहुत गलत काम हो रहा है, यानी साइड इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर उदय धुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में, आज की तारीख में क्या जरूरी है कि मंदिर बनाया जाए गोडसे जी का? जी, मेरे ख्याल से और तमाम जो हिंदू वासीय है उनके मन में ये तो निश्चित है कि जब हमारी 1947 में भारत और पाकिस्तान बना था तब गांधी जी का मत था कि भारत में सैनिक ही नहीं होने चाहिए जी, अहिंसा। पूरे जो देश की सत्ता है वो अगर जिन्ना के हाथ में दे दिया तो चलेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी मैं ज्यादा जोर देके नहीं कहना चाहूंगा। तो उस समय की हिंदू धर्म के वासियों में मंदिर उनकी भावनाओं में ये बताइए, राम मंदिर जरूरी है, गोडसे मंदिर जरूरी है या आम मंदिर जरूरी है? हाँ, दूसरी बात, अब हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति अगर देखे, धर्मशास्त्र देखे तो देवी देवताओं का मंदिर होता है। आज छोड़ दीजिए, अमिताभ का मंदिर होता है, वहाँ खुशबू का मंदिर होता है, कोई विरोध नहीं करता है उनको, धर्मशास्त्र का आचरण नहीं होता है, तब मीडिया कुछ बोलती नहीं है। लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। नहीं, मैं एक एक करके लेता हूं। दूसरी बात है, का संबंध ही अलग है। दूसरी बात है, ऋषि मुनि, देखो हमारा संदर्भ है कि ऋषि मुनियों का मंदिर जो है वो नहीं होता है, संतों का मंदिर नहीं होता है, समाधि स्थल होता है, और राष्ट्र पुरुषों का स्फूर्ति स्थल होता है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि अगर नथुराम गोडसे की विचारधाराओं से देशभक्ति की प्रेरणा मिले तो उनको स्फूर्ति स्थल उसका नाम जरूर दे दे। मंदिर नहीं होना चाहिए, धर्मशास्त्र के जो विरोध में है, राष्ट्र पुरुषों का मंदिर नहीं होता है, लेकिन स्फूर्ति स्थल जो है अनेकों का होता है। वैसे ही जो विचारधारा को मानते हैं निश्चित है। धुरी साहब, जो काम नथुराम गोडसे जी ने किया है वो देशभक्ति का काम नहीं था, वो देशभक्ति का काम नहीं था। कोई भी देशवासी ये नहीं कहेगा कि ये काम देशभक्ति का था। आप उसको बिल्कुल देशभक्त की संज्ञा मत दीजिए। और उनकी जो विचारधारा थी वो भारतवर्ष के फायदे में नहीं थी, वो भारत देश को जोड़ने वाला नहीं था। आज भारत देश बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिला जुला देश है। और आप इतिहास देखो भारत का, तो ये देश को, ये आधुनिक भारत है। अभी ये अगर होगा तो ये देश का नुकसान होगा। आज भारत टूट जाएगा, भारत के टुकड़े होंगे तो किसका नुकसान होगा? आज गोडसे जी के मंदिर से आज अगर कुछ कम्युनल राइट्स हुए, दूसरी कुछ भी हुआ तो नुकसान भारत देश का होगा। नुकसान से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि पूरा जो मसला था वो क्या था, और नाथुराम गोडसे ने जो फैसला लिया वो क्यों लिया गांधी जी को मारने के लिए। क्या जिनका प्रचार होता है वही देशभक्त होते हैं? मेरी अस्थियां तब तक नहीं प्रवाहित करना जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के तले न बहने लगे। इस बात को तो मैं सदा बिना छुपाए कहता हूँ कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों के विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा यह पूर्ण विश्वास रहा है कि अहिंसा का अत्यधिक प्रचार
हिंदू धर्म को अत्यंत निर्बल बना देगा और अंत में यह धर्म ऐसा भी नहीं रहेगा कि वह दूसरी जातियों से, विशेषकर मुसलमानों के अत्याचारों का प्रतिशोध कर सके। मैं गांधी के अहिंसा सिद्धांतों का उतना विरोधी नहीं जितना उनके मुस्लिम प्रेम का। उनके कार्यों से हिंदू धर्म को अधिकाधिक हानि हो रही थी। 32 वर्ष से गांधी मुसलमानों के पक्ष में जो कार्य कर रहे थे और अंत में उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए अनशन करने का निश्चय किया, तब मैंने भी निश्चय कर लिया कि गांधी को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे मौत से डर नहीं, लेकिन भारत माता के लिए बिना कुछ किए मर जाऊं, वो असहनीय था। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। तो पाकिस्तान के प्रति एक नफरत और नाराजगी का एक माहौल उत्पन्न हुआ था और उन्होंने फैसला लिया था। साक्षी महाराज भी समर्थन कर रहे हैं गॉडसे की। जागीरदार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जहां हम विकास की बात कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को आप देखकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 1990 में मैं कुछ नाथूराम गॉडसे जी के बारे में बताऊंगा। इनकी पैदाइश पूना बारामती में हुई थी और 1910 में उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे, काम करते थे। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया सतारा में और वहाँ पर वो आए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाई स्कूल पूरी की। हाई स्कूल पूरी करने के बाद इन्होंने हिंदू महासभा के अंदर प्रवेश किया। वहाँ पे इनकी मुलाकात वीर सावरकर साहब से हो गई। वीर सावरकर साहब के बाद मुलाकात करने के बाद ये आरएसएस के मेंबर बने। आरएसएस मेंबर बनने के बाद उनके ख्याल पूरे हिंदुत्ववादी हो गए। फिर उनको पता चला गांधी जी 520 मिलियन पाकिस्तान को देना चाहते हैं। गांधी जी का एक प्रेम ऐसा था कि गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान को वापस भारत में लाए। एक टुकड़े हो चुके, लेकिन फिर वो मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके विचार गॉडसे के ऐसे हो गए थे हिंदुत्ववादी कि ये प्रेम क्यों दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रेम से ही काम होता है, अहिंसा से, हिंसा से काम नहीं होता, अहिंसा से काम होता है। मुझे बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं कि हम देश का विकास करना चाहते हैं और ये देश का विनाश करने का काम करने का सोच रहे हैं। कैसे विचार है सोचिए। अगर इनको बढ़ावा देंगे तो आने वाले दिन में आतंकवाद को फिर ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को जिसको मारे उसको आतंकवाद कहा जाता है, तो गांधी जी को भी मारने वाले आतंकवादी कहा जाएगा, भले वो कोई भी विचार से किए हो। देश में जब किसी की हत्या की जाती है और वो अच्छा शख्स है जिसने देश के अच्छे विचार किया है, ऐसे शख्स को मारने वाले को किस तरह से आप उनको अच्छे विचार के लोग मानते हैं? ये तो देश का विनाश करने का काम करेंगे। आने वाले दिन में कई मर्डर करने वाले गुंडे भी उठ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या फूलन देवी का भी इस तरह से किया जाएगा? आने वाले आसाराम बापू का अगर कुछ होता तो उनका भी इस तरह से किया जाएगा? तो देश में विकास का काम छोड़कर विनाश का काम कर रहे, नासमझी का काम कर रहे। और अगर आपको करना ही है तो देश के लिए जिन्होंने शहीद हो गए और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोचो। आप उनके लिए कुछ सोचना होगा। फिलहाल हमारे साथ तुषार गांधी जी जुड़ गए हैं। तुषार गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत, थैंक यू सर। आज की तारीख में जो हम सुन रहे हैं कि मेरठ में भूमि पूजन हुआ, नाथूराम गॉडसे का मंदिर बनाया जाएगा, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी? मैं उनको भी वो अधिकार देता हूँ कि जिस तरह हम बापू की भक्ति और स्तुति करते हैं जी, प्रकार उनको जिनमें आस्था है उनकी भक्ति और स्तुति करे। फिर समाज तय करेगा कि कौन सच है और कौन गलत। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। रोक अगर लगेगी तो संसार की लगेगी। सिर्फ मुझे संशय उनकी प्रामाणिकता पर है कि क्या ये सिर्फ एक बेहुदा पब्लिसिटी स्टंट है या वो सही मायने में नाथूराम गॉडसे की भक्ति करते हैं। ये एक प्रश्न वक्त बताएगा। तुषार जी, लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर वर्ग को, हर समुदाय को एक साथ लेकर चलें। अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को खुलकर बोलना चाहिए इस पूरे मसले पर? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश को ग्रस्त करने वाले हर टॉपिक पे उनका बयान आना चाहिए ताकि देश को ये पता चले कि आज जो सरकार है वो किस डायरेक्शन में जा रही है या उसकी सोच क्या है। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे तो उनके साइलेंस में ही उनका एग्रीमेंट माना जाएगा। बिल्कुल। और आज की तारीख में अगर माहौल बिगड़ता है, क्योंकि गांधी बापू से प्यार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, एक विचारधारा है, एक संस्थान है वो,
अगर गांधीवादियों के अंदर कोई नाराजगी आ गई, रोष बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है देश का माहौल बिगड़ेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, मेरी अपील गांधीवादियों से होगी कि अगर वो सही में गांधीवादी है तो इससे इस घटना से वो विचलित ना हो। क्रुद्ध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्रुद्ध होते हैं तो फिर हम गांधी के अनुयायी कहने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए हमें ये समझ होनी चाहिए जी। हम ये जो ट्रैप डाला जा रहा है, हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, हमको छेड़ने की कोशिश की जा रही है, वो छेड़ने की कोशिश नाकामयाब होनी चाहिए। जी। अगर हम बाकी अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज की तारीख में मुंबई में ऐसा कोई काम किया जाए जिससे माहौल बिगड़ जाए, तो जिम्मेदारी किसकी बननी चाहिए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो सरकार की बनेगी, और उसके बाद जिम्मेदारी हर इंसान की भी बनती है, क्योंकि माहौल बिगड़ता नहीं है, माहौल बिगाड़ा जाता है। तुषार गांधी साहब, आप एक समय में समाजवादी पार्टी में थे, आपको पता ही है, और आज उत्तर प्रदेश में सरकार है समाजवादी पार्टी की, उसके सामने इस तरह की गतिविधि हो रही है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हिंदू महासभा की सरकार हो, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार प्रांत या राष्ट्र की होती है, और उनको जिम्मेदारी अपनी प्रांत और राष्ट्र की तरफ निभानी होती है। अपनी पार्टी की पॉलिसीज की तरफ जो सरकार सिर्फ पक्षपात करती है, वो सरकार कहने के लायक नहीं। बहुत ही संक्षेप में तुषार जी, बहुत ही आखिरी सवाल है, वाकई फाइनली आपको दुख हुआ कि नहीं? आपने ठीक अपना विचार व्यक्त कर दिया कि सबको आजादी है, दुख की बात। नथुराम गोडसे का मंदिर बनने से बापू की महानता घटी नहीं है जी। तुम क्यों हो? बिल्कुल, तो वाकई बापू का अपना जो स्थान है वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे अहम बात है कि आज की तारीख में अगर तुषार गांधी इस तरह की बात करते हैं तो समझा जा सकता है कि अहिंसावादी एक सोच जो है उसको लगातार वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, हाँ, मैं तुषार जी की बातों में देखो, उन्होंने एक बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री का चुप्पी साधना, यानी उनका साइलेंस रहना, कहीं ना कहीं उनका एक एग्रीमेंट दर्शाता है, यानी ये वो बताता है कि वो इन चीज़ों से सहमत है। तो ये जब से ये 9 महीना हुआ, 8 महीना हुआ मोदी सरकार आई, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले देखो, योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दे चुके हैं, बाद में और भी प्राची महाराज दे चुके हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आते रहे हैं, कहीं ना कहीं वापस ये इस बात का एक इंडिकेशन है कि इसमें आरएसएस की भूमिका एकदम सक्रिय रूप से है, और इस चीज़ से मोदी जी सहमत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कहीं ना कहीं उनके एक चुप्पी साधना, क्योंकि वरना हमारे पास ऐसे कानून है कि कहीं जनभावनाओं को भड़काने वाला अगर कोई भाषण भी देता है तो उनके लिए हम लोग इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं तब से इस तरह के जिसने भी भाषण दिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, और वो तो दूर की बात रही, अभी ऐसे लोगों के लिए ये मंदिर भी बनने लगे। तो पता नहीं अभी ये कब तक ये सारी नौटंकी चलेगी और इसका क्या दुष्परिणाम खुद भाजपा पे होगा। और कहीं शोले का जो गब्बर सिंह है उसके बारे में भी कोई लोग मांगना करते हैं और गब्बर सिंह की मूर्ति ना लग जाए। तो सबसे अहम बात है, उदय धुरी जी आपसे जानना चाहेंगे कि तुषार गांधी ने कहा है कि जिसे जो चाहिए वो कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया। आपको क्या लगता है कि वाकई इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि ये मंदिर क्यों बन रहा है, या फिर इस तरह के जो बयान आते हैं इतने बच्चे पैदा करो, भारत हिंदू राष्ट्र है, खुलकर उनको बोलना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है उस पर मैं बात करूंगा। अभी जो महाशय ने बोला कि कार्रवाई नहीं होती, अब अफजल गुरु के समर्थन में इस देश में क्या क्या पढ़ा नहीं गया, क्या क्या नमाज नहीं पढ़ी गई। दूसरे बात, कश्मीर के जो समर्थन में क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने पत्रकार जो थे विघटनवादी थे, यहाँ तक राजेंद्र सच्चर जी ने समर्थन किया था यासीन मलिक का, किधर कार्रवाई हुई? मेरे पास लिस्ट है, कार्रवाई नहीं हुई। तो उस समय तो मोदी सरकार नहीं थी। यहाँ तक कि खालिस्तान का चित्र स्वर्ण मंदिर में जाओ, समर्थन में जो है उनका चित्र लगाएगा, कहाँ कार्रवाई हुई? तो ये बीच में राजकीय या मोदी उनको घुसेड़ना और कुछ तो ऐसा दिखाना कि ये सरकार कुछ कर रही है, गलत है साहब। ऐसे इस दिशा में मत लेके जाओ चर्चा, ऐसा मेरा प्रामाणिक। अगर देखिए ये
राष्ट्रपति से बात करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो हमारा हक है वो। और आज अगर माहौल बिगड़ने की का जो खतरा महसूस हम कर रहे हैं, उस पर अगर हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पूरा पक्ष अपना रखें, तो इसमें गलत क्या है? डॉक्टर साहब, धुरी साहब। हाँ, देखो, विचारधारा जो है, स्फूर्ति स्थल जो है, तो विचारों का कभी ये नहीं होना चाहिए। विचार तो विचार रखने चाहिए, और विचार राष्ट्रभक्त के हैं, देशभक्त के हैं। आपने एक चर्चा ऐसी ले लो कि गोपाल गोडसे ने जो पुस्तक लिखी है, या फिर खुद नथुराम गोडसे ने स्पीच दिया था न्यायालय में, तो उस स्पीच में उन्होंने अपने के लिए दया की भीख नहीं मांगी। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी जो विचार थे, तो उसकी सीढ़ी चलाओ और बाद में 1 घंटा उस पर चर्चा ले लो, तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर तो नफरत उस की बात चर्चा करें, के बाद पूरे बहस होने तो देश भर में जी, और बाद में कुछ निर्णय ले लो ना। ऐसे बिना चर्चा के उनकी सीढ़ी दिखाओ, चलाओ, तो ठीक है ना। ऐसे अचानक एकदम से करेंगे तो धुरी साहब, पत्रकार जी, आप एक चर्चा एक रखे, माहौल बनाइए कि दोनों तरफ से चर्चा होगी। ये विषय, ये टॉपिक है, भगत सिंह का टॉपिक है और अब्दुल रशीद का टॉपिक है, तो दोनों है। अभी एक RTI डाला था कि राष्ट्रपिता है, ये कब सूचित किया गया? तो कांग्रेस गवर्नमेंट में कहा कि ऐसा कुछ भी सूचित नहीं किया है, ऐसे कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। तो ये राष्ट्रपिता नाम लेकर जो राजनीति खेली गई, तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और यही कारण कि आज हम मंदिर के बारे में चर्चा करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि वाकई आप पर्सनली मानते हैं कि वाकई आज मंदिर की जरूरत है? देखो, हम ये मानते हैं कि देवताओं का मंदिर होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला। बिल्कुल। संतों का मठ होता है या समाधि मंदिर होता है, लेकिन राष्ट्र पुरुष होता है, क्या देशभक्तों का स्फूर्ति स्थल होता है, तो मंदिर की बजाय स्फूर्ति स्थल होना चाहिए। धुरी साहब, आपने कहा कि इस तरह की चर्चा में मोदी साहब को मत घसीटो। धुरी साहब, हमने खुद ने वोट दिया है मोदी साहब को। मोदी साहब जो चुन के आए, वो विकास के मुद्दे पे, देश के विकास के नाम पे चुन के आए। पूरे देश ने उनको जो चुन के लाए हैं इतने भारी बहुमत से, तो मोदी साहब से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं खुद गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे यहाँ गुजरात में खुद मुस्लिम देते हैं वोट, और मुस्लिमों के वोट पे मोदी साहब चुन के आते हैं। तो मोदी साहब से पूरे देश को बहुत सारी उम्मीद है, वो विकास की उम्मीद है, देश को आगे ले जाने की, रोजगार की, और लोगों को बहुत कुछ चाहिए। शिक्षण के रूप में आगे बढ़ना है, रोजगार चाहिए लोगों को, तो ये डेवलप कंट्री देखना चाहते हैं। मोदी साहब आने के बाद हम देखो ये नहीं चाहते हैं कि कहीं डिस्टर्बेंस हो, कहीं जाति के नाम पे लोग अलग हो, ये धर्म वापसी, घर वापसी, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और इस लोगों में एक दुर्भावना बढ़े, ये बिल्कुल हम कोई नहीं चाहता। न हिंदू चाहता है ना मुसलमान चाहते हैं। बोला आप ये बहुत बड़ी गलतफहमी में, कोई विकास चाहता है। हाँ, आज विकास वक्त की जरूरत है। धुरी साहब, आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में हम सबों को नफरत की राजनीति से अलग होना चाहिए, नफरत की सोच को दरकिनार कर देना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जहां कोई भी मंदिर बने, कोई भी मस्जिद बने, कोई भी चर्च बने, कोई भी गुरुद्वारा बने, उसका विरोध ना हो? देखो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जो आप जो साहब बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें एक ही इसमें ला दी। घर वापसी है, ये तो उसका अलग अलग टॉपिक है, उसका प्रतिवाद अलग अलग होगा। आज 8 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण, ईसाईकरण हो रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। और जबरन धर्मांतर करवाते, मीनाक्षीपुरम गांव में जाके देखिए, पश्चिम बंगाल गांव में जाके देखिए, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, वो एक अलग टॉपिक है, तो वो एक अलग चर्चा होगी। कश्मीर में 7 लाख हिंदू निर्वासित हो गए हैं, और तुम वो कहा जाएंगे, उसके बारे में महाशय जी कुछ भी नहीं बोलते। उनको नहीं, तो ये है कि ये मैनिफेस्टो में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखती? हमारे कश्मीर भाई की घर वापसी करो ना। धुरी साहब, नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। सर, आप नहीं गए होंगे, मैंने पदयात्रा की, मैं वहां गया हूँ। कश्मीर भाई देखो, जम्मू से 15 किलोमीटर दूर अखनूर नाम का गांव है, छोटा सा, वहाँ कश्मीर शिविर जो शरणार्थी शिविर है, मैं वहाँ गया हूँ। मैं उनकी बातें लिखी है, अखबारों में मैंने लिखी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी को अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ों का भी समावेश करना चाहिए था कि भाई हम सत्ता में आने के बाद घर वापसी का ये कैंपेन चलाएंगे, हम गोडसे का मंदिर बनाएंगे, ये सारी चीजें मैनिफेस्टो में। हाँ, तो ये नहीं है, यही बात है, तो ये नहीं है और ये हो रहा है। ये सब क्या है?
इस देश में शिक्षित वर्ग बहुत है, बहुत ये सारे ऐसे देशभक्ति लोग का समझदार विचार हैं, है। उनको तो बात समझ में आती नहीं, है कि आप प्रायोरिटी पूरा किसको देंगे? मतलब लेकिन क्या है? प्रायोरिटी आप लेकिन विकास को देंगे कि जो आम एजुकेशन आदमी को देंगे, जिसको हेल्थ को लगता है कि देंगे और ये समाज सारी में- चीजों को कि देंगे? दोनों बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अरे सर, एक सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर जो समझदारों की बात करें, हम शिक्षित वर्ग की बात करें तो उनको सब पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विध्वंसक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा रहता है। तो ऐसे में उनको क्या संदेश देंगे, कैसे आप नियंत्रण करेंगे अगर देश का माहौल बिगड़ता है तो? धुरी साहब, आपसे सवाल है। हाँ, मुझे कहा। अच्छा, देखो, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की तो बात ही नहीं। ये देश हिंदुस्तान है। 1947 में धर्म के आधार पर जो मुसलमान है वो वहाँ गए, उनको इस्लाम का देश प्राप्त हुआ। यहाँ जो लोग रहे वो हिंदू लोग हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो परेशानी है कम्युनिस्ट लोग और कांग्रेस के विचारधारा के लोग ला रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो कोई नहीं है। तो सांप्रदायिक तनाव तो नहीं है, और देशभक्ति के विचारों का स्फूर्ति स्थान है, तो वो भी चलना चाहिए, क्योंकि उसमें देशभक्ति है। और जहां तक हत्या है तो उसका समर्थन तो कोई नहीं दुबे करता जी, है। इस देश में 10,000 दंगे हो गए जब से देश आजाद हुआ आज तक, और सबसे ज्यादा दंगे करवाने वाले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आप ही के लोग हैं। और आप कहते हैं कि देश में कोई दंगा नहीं होता है, विचारधारा के लोग हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना हमले होते हैं, उसको रोकने का काम क्या किए? मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इस देश का विचार था डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म था। आप लोग ने हिंदुत्ववादा के नाम पे कर रहे हैं। आप कहाँ के हिंदू है? आप ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षेत्रीय, पहले आप अपने आप में ढूंढिए। हिंदू बनाकर आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन से देश में अखंडता हिंदू की? आज हिंदू भूखा मर रहा है, आप उसके घर चला रहे। आज कितने हिंदू बेरोजगार है, आप उनके लिए क्या मदद कर रहे? सिर्फ मंदिर मस्जिद का नाम लेकर लोगों को कटवा रहे, खून से गाजर मूली की तरह लोगों को मारा जा रहा है। 10,000 दंगों में अरबों खरबों रुपया देश का बर्बाद हो चुका है। देश विकास के रास्ते पे नहीं है, देश विनाश के रास्ते में है। अगर ऐसे ही सोच आप लोग रखेंगे, ये देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपको देश का अखंडता, एकता रखना होगा, अच्छी सोच बनाना होगा, मानवता सबसे बड़ा धर्म लेकर लेकिन चलना धुरी होगा, साहब तो कह रहे हैं सबको कि लेकर चलना होगा। सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ेगा, साफ बोल रहे हैं वो। इसको कैसे सोच समझें? अच्छी रखना होगा इस देश में, तब जाके देश का विकास होगा। धुरी साहब, हम इसको तो नरेंद्र कैसे मोदी समझें से कि यही कहेंगे, आप माहौल विकास नहीं का वक्त बिगड़ेगा? आपके हाथ में आ चुका है, और ये वक्त, ये पल बहुत अच्छा है। आप देश के अंदर सभी को लेकर चलिए और देश का विकास कीजिए। बस हम यही सोचते हैं और बिल्कुल। सभी को लेकर चले। और जाहिर सी बात है, इस देश में विचारधाराओं की लड़ाई हमेशा से रहती रही है, वक्त की पाबंदी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये मामला और भी अलग रूप लेगा। हम कल्पना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भले ही कोई भी माहौल बने, लेकिन शांति ज़रूर कायम रहे, क्योंकि आज हम विकास की बात करते हैं, और विकास तभी संभव है जब ये देश में जनता ने, आशुतोष शांति रहेगी। जी, जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुन के, यानी मोदी साहब को जो चुन के जो प्रधानमंत्री बनाया है लोगों ने पूरे, तो ये विकास के लिए वोट दिया है। ये मैंडेट पूरा विकास के लिए, जन्मते पूरा विकास के फेवर में। विकास का मतलब ये होता है देश देश का को विकास। आगे ले जाना। हाँ। आप इस चर्चा में शामिल हुए, डॉक्टर धुरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जागीरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद उस्मान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी एक विचारधारा है और इस देश में लोकतंत्र है। समय बदलता है और हर कोई चाहता है कि उसके हिसाब से समाज बने, लेकिन संभव तभी होता है जब सरकार भी उसके साथ हो। लेकिन आज सरकार पर आरोप लग रहे हैं और आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि इस देश में राम का मंदिर ज़रूरी है, कृष्ण का मंदिर ज़रूरी है, या गोडसे का मंदिर ज़रूरी है। ये लगातार जो आने वाले दिन है उसमें विवाद जो है और भी गंभीर होता जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिलहाल आम आदमी इस पूरे मसले को दरकिनार करे, ताकि सरकार को ये पता चले कि आम आदमी जो चाहता है वो हो सकता है, और जो सरकार चुप रहती है तो कुछ भी हो सकता है। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।